अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। एक सवाल के साथ आज हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये कब डिसाइड हुआ था? ये अभी भी डिसाइड हुआ है। अच्छा ठीक है। क्या बाहर बारिश ज्यादा हुई कि व्हाट्सएप पर बारिश ज्यादा हुई? व्हाट्सएप पर स्टेटस के फॉर्म में। स्टेटस की फॉर्म में नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। यानी बारिश तो हुई इस्लामाबाद में नाजरीन, हाँ। बिल्कुल हुई, कुछ सेक्टर्स में थोड़ी अच्छा, ज्यादा हुई कि लोगों ने जो व्हाट्सएप स्टेटस हमने डाला है, व्हाट्सएप स्टेटस ट्विटर पे आप देखें इस्लामाबाद वेदर भी लाइक, इतना छोटा सा आप हार्ट बना देते हैं, ठीक है। फेसबुक आप जाके देखें, वहां पे इस्लामाबाद बारिश में ज्यादा कहाँ पे हुई जरिए आप? सोशल मीडिया पे। लेकिन आप यकीन करें, कल जब तक मौसम खूबसूरत रहा है ना, मैंने घंटा डेढ़ घंटा बाहर ड्राइव किया और इतना मजा आ रहा था। उफ, मौसम बहुत प्यारा था। क्यूट क्यूट। मागला रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे होते ना, तो यकीन जानिए मौसम का मजा जो है ना वो दोबाला हो जाता है जब भी आप इस्लामाबाद में निकलें। और दूर से आने वाले जितने भी शहरी हैं, कभी भी आपको अगर मौसम अच्छा लगे इस्लामाबाद में और अगर आप अपनी गाड़ी साथ लेकर आए हैं किसी भी दूसरे शहर से ट्रैवल करते हुए, तो यकीन जानिए हल्का सा म्यूजिक लगाइए गाड़ी में और मार्गला रोड की ड्राइव कीजिए, आपको सच में बहुत मजा आएगा। खराब कर रही है सबको ये। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मैं समय कह रही कल करके आई, मैं करके आई हूँ। मैं यही तो बता रही हूँ कि कल मौसम बहुत ही अच्छा था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मौसम अच्छा अचानक से अच्छा हुआ था। हाँ। कोई उम्मीद नहीं थी कि मौसम इतना अच्छा हो जाएगा। पूछते जरा महर साहब। बिल्कुल ऐसे हम इसी घंटे के आखिर में ये जरूर डिस्कस हम करेंगे। एनीवेज, जब हम बात मौसम की कर रहे हैं, ये मौसम कुछ तो बदला, लेकिन ये एक बिल्कुल लोकल से डेवलपमेंट होती है। अगर हम ओवरऑल वेदर की बात करें वो कैसा है, इस पर भी डिटेल से बात, लेकिन जो मौसमी तब्दीली है इस पर आज हम बात सबसे पहले करेंगे। क्लाइमेट चेंज, जिसका इफेक्ट अगर हम देखें पाकिस्तान पर, ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी हवाले से कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था उसमें इस पर डिस्कशन हुई, कैसे काबू पाना है इस पर बात हुई है। और शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र वजारत माहौलियाती तब्दीली के ज़रिए इंतज़ाम खुसूसी टास्क फोर्स, जिसका हमने कल हवाला दिया, नेशनल टास्क फोर्स, इसका क़याम अमल में लाया गया, जो माहौलियाती तब्दीलियों के तदारुक के लिए इक़दाम करेगी। जो फौरी स्टेप्स लेने चाहिए वो स्टेप्स लिए जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में ये भी सोचा गया है कि इन स्टेप्स जो हैं उनको फौरी तौर पर उठाना होगा, ताकि जो मुल्क में गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत है और जो मौसमाती तब्दीली के तग़य्युरात हैं उन पर काबू पाया जा सके और आवाम को एक बेहतर रिलीफ जो है वो दिया जा सके। क्योंकि जब भी हम मौसमियाती तब्दीली का जिक्र करते हैं ना, इससे सिर्फ सेहत आपकी मुतासर नहीं होती, इससे आपका काम मुतासर हो रहा है, आपकी मईशत मुतासर हो रही है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तबाह हो सकता है। क्योंकि बज़ाहिर अगर हम देखें तो बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैन कैपेसिटी जो है उसको इम्पैक्ट डालता है। तो डेफिनेटली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी हमारे जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, या बाकी जो हमारे दीगर अमूर हैं वो भी उनके साथ इंटैक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और ऐसे में जब कल कैबिनेट सेशन हुआ उसके बाद जो ब्रीफ सामने आई, उसमें यह भी डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर यादगारी नोट बैनुल अक़वामी प्रिंटिंग कंपनियों के जरिए छापने की वजारत खजाना की सिफारिश को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि ये वोट्स तो छपेंगे लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही। बिल्कुल, ये नोट पाकिस्तान के अंदर छपेंगे ताकि हमारे पैसे बच सकें। बाहर अगर छपवाने जाएंगे तो पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। चलें बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ये है सच का पाकिस्तान, और आज सच के पाकिस्तान में हम बात फेक न्यूज़ की करेंगे। बहुत सी ऐसी खबरें, कोई मन घड़त सी कहानी सामने आ जाती है, अनवेरिफाइड स्टोरी सामने आ जाती है, जिससे इंतशार फैलता है। एक ऐसी स्टोरी एक निजी चैनल ने कल रिपोर्ट की, और जब वो स्टोरी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की तो सारिफीन ने आड़े हाथों लिया और कहा ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज़ है। एक ऐसा इदारा जो ऐसी खबरें फिर नशर कर रहा हो, वेरीफाई नहीं कर रहा, उससे मुतालिक फिर सवालिया निशान तो उठता है कि आखिर हो क्या रहा है। हम बात एक ऐसी खबर करें जिसमें स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक स्विमिंग पूल की उसके हवाले से ये खबर थी और इस पर मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, और ये जब सारिफ ने इसकी निशानदही की थी कि मुस्लिम ये एक मन घड़त खबर है, उसके बाद फिर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इस गलत खबर पर निजी चैनल और के हवाले से कहते हैं कि पैमरा और हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे, ये अननोटिस नहीं जाना चाहिए। बाद हुआ ये कि ट्वीट तो डिलीट कर दी गई, लेकिन आप ये देखिए ढिठाई कि कुछ देर बाद फिर से ट्वीट की गई और कहा कि साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का ये दावा था, इसलिए हम ये खबर शेयर करें। यानी किसी का भी दावा है आप वेरीफाई तो करें, दैट्स व्हाट यू आर। आप अगर वेरीफाई नहीं करें तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर नहीं रहे। और इस मसलानदेही शेब हम लोग पहले भी माजी में बहुत बार कर चुके हैं कि टीवी चैनल्स जो होते हैं वो इस किस्म की जो
रिपोर्ट्स होती हैं उनको चला देते हैं, फिर उसके बाद बैठकर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर माफी तलाफी की और अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया और फिर ये जा वो जाए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला है व्यूअर पर वो कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है, क्योंकि जिस वक्त आप माफी तलाफी करें हो सकता है वो व्यूअर उस वक्त आपको स्क्रीन पर ना देख रहा हो, जो कि पहले आपने जिस तरीके से मन घड़त उस स्टोरी को बना चढ़ा के, क्योंकि जब आप स्टोरी स्टैब्लिश करने लगते हैं तो आप उस फेक न्यूज को 15 से 20 मिनट देते हैं, 20 से 25 मिनट देते हैं, बीपर होते हैं, तज्जियाकार होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। लेकिन जब आप माफी तलाफी के मामला तो सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट या फिर एक छोटी सी माफी का इजहार कर देना कि ये गलत हमसे रिपोर्ट हो गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, तो इस तरह के दीगर ऐसे मामलात हैं या कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो कि फेक ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं। बहुत सारे सीनियर सियासतदान इस बात के बारे में बाद में आके बताते हैं कि ये जहां से आपने खबर उठाई स्टेटमेंट हमारी नहीं है, तो लिहाजा आप इसके जो है वो देखिए कि ये मामला कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। साथ ही साथ मैं ट्विटर सार्फिन ने दीगर सोशल मीडिया साइट्स यूज करने वालों को भी कहूंगी कि वेरिफिकेशन कोशिश कीजिए कि आपके अकाउंट में वेरिफिकेशन की ऑप्शन मौजूद है, उसका इस्तेमाल जरूर वेरीफाई करवाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और पोलियो के खिलाफ जंग की बात करते हैं। जब एक केस रिपोर्ट हुआ बहुत ज़्यादा सीरियस इसको लिया गया। अब जब नया केस रिपोर्ट हुआ, जिस तरह वजारत सेहत ने इसका नोटिस लिया और फिर से फैसला किया कि इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, तो उसकी अपडेट हमारे पास ये है कि 23 से 29 मई तक इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। तो तमाम बच्चे प्लीज़ जब भी टीम्स आप तक पहुँचें तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। एक तरफ हम पोलियो के खात्मे की कोशिश की बात करें तो एक और खबर हमारे पास मुल्की मईशत को संभालने की कोशिश से मुताल्लिक़। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तरफ पोलियो को संभाला जा रहा है, दूसरी तरफ मुल्की मईशत को जो है वो संभाला जा रहा है। वेंटिलेटर पर जाते ही इस मईशत को एक बार फिर से सहारा और दवाम बख्शने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त इंतहाई मुतहरिक नजर आ रही है और सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो IMF के पास जाने का प्रोग्राम है या उनसे जो टेक्निकल कंडीशंस के तहत जो प्रेजेंटेशन शेयर की जानी है, जो मामलात होने हैं दोहा में, इसका इनेकाद किया जा रहा है और 25 मई तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो दोहा में जारी रहेंगे। जिसके बाद जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको मद्देनजर न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि डिस्कस भी किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दोहा जाएंगे और फिर हतमी शक्ल देंगे इस मुआहदे को। लेट्स सी कि IMF के पास जा रहे हैं, कौन से अहम मामलात जो हैं वो ज़ेर गौर आते हैं, क्योंकि कल भी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब किया, उस इजलास का एक अहम एजेंडा ये था कि आने वाले दौर में जो मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अहम मुआशी फैसले करने हैं, कुछ सख्त हंगामी मुआशी फैसले भी करना होंगे, उस पर तमाम इत्तेहादी जमातों ने साथ चलने की यकीन दहानी करवाई है। सो लेट्स सी IMF के पास ये गवर्नमेंट जा रही है, क्या प्रोग्राम लेकर आती है। और ऐसे में हम यही कहेंगे कि दुनिया भर में इस वक्त जो महंगाई है उसका ग्राफ इंतहाई बुलंद तरीन होता चला जा रहा है, तो मौजूदा हुकूमत के साथ हमने किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना और जो इंपोर्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो हमारे रोजमर्रा मामलात का हिस्सा होती हैं उस पर भी कोशिश करें कि पाकिस्तान में बनने वाली प्रोडक्ट्स पर जरा ज्यादा इन्हिसार किया जाए। बिल्कुल। एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक हमारे पास है, हम अक्सर परेशान होते हैं कि अच्छा ग्रुप अगर लेफ्ट करना है, सबको मालूम होगा, एक नोटिफिकेशन से जाएगा, वो पूछेंगे क्यों तुमने ग्रुप लेफ्ट किया। अगर आप चुपके चुपके से ग्रुप लेफ्ट करना चाहते हैं कि कानो कान किसी को खबर ना हो, तो वो फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है अभी टेस्टिंग फेज में व्हाट्सएप का ये फीचर। तो मैं भी इस फीचर के इंतजार में, अक्सर बहुत से ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपको ऐड कर लिया जाता है, फिर आप कहते हैं निकलना है, लेकिन फिर वो कहते हैं जी क्यों आपने ये ग्रुप छोड़ दिया। आपने वैसे अपना व्हाट्सएप रिफ्रेश किए शेयर, वो याद है उस दिन भी हम लोग खबर शेयर कर रहे थे कि 3-4 इमोजीज जो है रिफ्रेश की जरूरत ही नहीं हो, तो वैसे भी फीचर आ चुका है। आप कभी कभी इंस्टॉल भी करते हैं ना ऐप रिफ्रेश करते हैं, वो अदरवाइज आ रहा है, लोगों ने अच्छा सेटिंग्स नहीं की हुई थी। हाँ एनीवेज वो फीचर तो आ रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि इसका हमें फायदा क्या होगा, तो जब वो मेरे पास इमोजीज आए तो मुझे उसका फायदा ये हुआ कि कोई चीज जो मुझे टाइप करके रिएक्शन देना पड़ता था वो उसके ऊपर मैं लाइक के साथ अपना सिर्फ हार्ट कर सकती हूँ या स्माइल दे सकती हूँ, हाँ नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, नहीं आपको लगा उसका फायदा, मुझे भी उसका फायदा नहीं लगा। जब आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, उतनी देर में आप यहाँ से भी इमोजी भेज सकते हैं। चलें कोई बात नहीं, ठीक है। एक स्पेसिफिक मैसेज भी वायरल हुआ इमोजी जाने का एक अलग बात है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक खबर हमारे पास कश्मीर प्रीमियर लीग से मुतालिक भी है, जिसकी इंतजामिया ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को लीग में शमूलियत की दावत दी है। एक अहम खबर थी, आपसे शेयर करते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक साहब ने कहा है कि विराट कोहली को बाकायदा तौर पर दावतनामा भेज रहे हैं। कोहली अगर चाहें तो बहसीयत खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बन सकते हैं या बतौर मेहमान खुसूसी मैचेस में शिरकत करें। कहा कि KPL के जरिए अमन का पैगाम दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम देना चाहते हैं कि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो इस लीग का हिस्सा बने। आरिफ मलिक ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 1 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल होगा
14 अगस्त को। और पहला सीजन इसकी तरह दूसरा सीजन है वो भी मुजफ्फराबाद स्टेडियम में ही होगा। और कश्मीर प्रीमियर लीग का मकसद क्या है कि कश्मीर में क्रिकेट को फरोग देना और इस रीजन के खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करना। तो ये थी जी केपीएल अपडेट जी। और केपीएल अपडेट से जुड़े रहने के लिए मजीद आने वाले दिनों में मैं आपको मजीद अपडेट्स भी दूंगी, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब ऐसे दो पाकिस्तानियों का जिक्र करते हैं कि जिन्होंने मुल्क का नाम जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जनूबी एशिया में सबसे बड़े आर्ट प्राइज के फाइनल राउंड में जगह बनाने में कामयाबी अपने नाम की है। और ये भी आपको बताएं कि स्वीडन एशियन आर्ट प्राइज 2022 के लिए आयशा अकरम और मरियम आगा को 400 से जायद उम्मीदवारों में से मुंतखब किया गया है। इंटरेस्टिंग ये खबर इसलिए भी है कि खवातीन बड़ी नुमाया नजर आ रही हैं, और ये भी हो सकता था कि कोई एक हमारे मेल कैंडिडेट सामने तो एक फीमेल होती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों खवातीन जो है वो दबंग निकली हैं और इनको जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया है, मुंतखब किया गया है। दोनों आर्टिस्ट अपने फनपारों और काम की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस वक्त रोशन कर रही हैं, जिनकी पिक्चर जो है वो हम इस वक्त आपको साइड विंडो में दिखा भी रहे हैं। जनरली भी खवातीन ज़्यादा आर्टिस्टिक माइंड के साथ होती हैं, रोज़ा का काम है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अच्छा बढ़ते हैं आगे। एक नौब्याहता जोड़े की तो हम बात करते हैं जिन्होंने शादी की तकरीब को यादगार कुछ इस तरह से बनाया कि उन्होंने लगाई आग। इन एक्चुअल उन्होंने आग लगाई, ड्रामाई स्टंट था उनका, जिससे मेहमान महसूस तो हुए, लेकिन वो आग फिर अचानक से ज़्यादा भड़क उठी, वो आग ज़्यादा फैल गई, फिर जो लोग हैं वहाँ मौजूद उन्होंने आग बुझाई। ये तो एक स्टंट था, सोशल मीडिया पर वायरल, आपको हमने इसके विजुअल्स दिखाए। लेकिन जिस खबर का हवाला अब मैं देने जा रहा हूं वो खबर देखकर वाकई दुख हुआ, तकलीफ हुई। हमारे टिकटॉकर्स आखिर जा किस तरफ रहे हैं? कोई चैनल नहीं है, कोई इनको समझाने बताने वाला नहीं है। ये एक ऐसी आग इन एक्चुअल लगा रहे हैं जिसको वाकई बुझाना पड़ेगा। एक ऐसे टिकटॉकर जिसने अपनी इस वीडियो बनाने के लिए जंगल में वाकई आग लगा दी, और इसके बाद अब देखिए उसके अकब में कि पौधे जल रहे हैं, वो आराम से वॉक कर रही हैं, टहलते टहलते वीडियो बना रही हैं। अब महकमा वाइल्ड लाइफ ने निशानदही की है कि टिकटॉकर कौन है, जगह कौन सी थी, एक्शन होगा और सख्त एक्शन होगा। कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं जो ऐसे वाक़यात में मुलविस रहे हैं, लेकिन अभी इनसे मुताल्लिक़ जो गिरफ्तारी की खबर है उसकी तस्दीक होना बाकी है। बहुत सख्त जो है तनकीद का निशाना इनको बनाया गया है। एफआईआर लॉन्च की गई है, महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से लॉन्च की गई है, और उसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि बज़ाहिर ये मागला के पार्क्स, मागला नेशनल पार्क लग रहा है और उसमें बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए आग लगाने के, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज इंसिडेंट, इसलिए इसको सख्ती से निपटा जाएगा। और इसमें सिर्फ मुझे शायद ही मेरी बात तनकीद के ज़ुमरे में भी आ सकती है, किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन यहाँ हम मौसमियाती तब्दीली, प्लांट्स लगाएं, पानी दें, परिंदों का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हम बारहा हर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मजाल है कि शायद हमारी बात उस तरह से आप तक पहुंचती हो, लेकिन इस किस्म के जो स्टंट्स होते हैं वो 2 दिन में वायरल होते हैं, और फिर अगर इनका कला कमा ना किया जाए, अगर फौरी तौर पर ऐसे लोगों का जो है वो सिद्देबाब ना किया जाए, इनको बर वक्त ना कार्रवाई करके रोका जाए, तो ये चीजें मजीद वायरल होंगी, इसमें जरिया करेंगे। इसमें टिकटॉक जो एप्लीकेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी आती है। आपने कैसे वो कंटेंट जाने दिया जिसको हम देख रहे हैं कि लाइक करें, लोग शेयर कर रहे हैं और इस तरह वायरल हो रहा है, वो ये उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बिल्कुल है कि उसने कैसे इस कंटेंट को अलाउ कर दिया ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एनीवेज आपने बड़ा अच्छा कहा कि उस वक्त जब हम बात हीट वेव की कर रहे हैं उस वक्त ऐसी वीडियोस का ना ज्यादा तकलीफ दे। एनीवेज आज हम बात हीट वेव की भी करेंगे, जो जरिए आपने आज प्रोग्राम से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक टीजर दिया था कि हम इनामी स्कीम की बात करेंगे। एफबीआर इनामी स्कीम 5वीं कुरानंदाजी हुई है परसों, उसकी बात करेंगे कि कौन रहे खुशनसीब और कितनी बेहतरी है। आपने बताएं, ब्रेक के बाद बताते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बचपन में तो हम याद है पापड़ लिया करते थे, कोई ना कोई जेली लिया करते थे, कोई ना कोई पॉपकॉर्न ले लिया करते थे और पता चलता था जी कि जब आप इसे खोलेंगे तो आपका एक इनाम निकलेगा, एक लॉटरी निकलेगी। और उस लॉटरी को खरीदने के चक्कर में मोहल्ले के सारे बच्चे जाते थे आंटी के पास और वो जाके ले आया करते थे। बड़े होकर भी ऐसे मिल रहा है, छोटे होते हुए हमें छोटे छोटे से कोई खिलौना मिल जाया करता था और हमारी खुशी दीदनी होती थी। अब हजारों लाखों के इनामात निकल रहे हैं। सोचिए कि महंगाई के इस दौर में अगर आपका इनाम निकल आए तो वो खुशी देखने से ताल्लुक रखती है। साथ वाली कुर्सी पे वो खुशी आपको नजर भी आ रही होगी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में मैं जानना चाहूंगी कि FBR ने POS इनामी स्कीम के तहत टैक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लोगों का FBR पर एतमाद बहाल करने के लिए और उनकी परेशानी को आसानी में तब्दील करने के लिए इस एक इनामी स्कीम को मुतारिफ करवाया। 5वीं जनाब कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी स्कीम जो है बाकायदा तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंची और इस बार 1017 खुशनसीब ऐसे हैं कि जिन्होंने इनामात अपने नाम किए और 54 मिलियन रुपए के इनामात तकसीम किए गए। तो इससे पहले कि मैं चेयरमैन FBR के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ बढ़ूं, जरा मैं सबसे पहले इनसे भी पूछ लूं कैसा लग रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र पार्टी है। कब दे रहे हैं? इंशाल्लाह आपको पार्टी देंगे, लेकिन आप ज्यादा मेरी बातों की नजर लगती है। असद ताहिर जफर साहब साथ मौजूद, तर्जुमान FBR। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन का। इनाम इनका निकला, सर मुस्कुरा रहे क्रेडिट हैं। गोज टू यू, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इससे मुतालिक पहले भी हमारे प्रोग्राम में आके बारहा बताया और फिर मैंने रिलीजियसली इसको फॉलो किया और मैंने हर उस रसीद को जाके स्कैन किया उस एप्लीकेशन पे। थोड़ा सा बताएं सर, ये 5वीं जो आपकी इनामी स्कीम थी, ये पहली 4 से कितनी मुख्तलिफ रही? बहुत शुक्रिया। इसके 2 यूनिक फीचर्स हैं इस इनामी स्कीम के। एक तो हमने पहली मरतबा ये फैसला किया कि पहली 4 कुरानंदाजियाँ हमने FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज़ की। तो इस बार लाहौर हमारे चेयरमैन साहब और सीनियर मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम इसको अब रीजनली मूव करेंगे। पूरे मुल्क में जो बड़े शहर हैं वहाँ हमारे चूँकि ज़ैली दफातर भी हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा आबादियाँ भी हैं, जिस तरह लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, और वहाँ से इनवाइसेस वेरीफाई भी होती हैं। हमारा वहाँ पे जो है ताजर नुमाइंदा तंजीमें हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। तो उन जितने रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेहतर मोबिलाइज़ करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए और लोकल ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये कुरानंदाजी अब ज़ैली जो हमारे दफातर और बड़े शहर हैं उन पे लेके जाएँ। जिस सिलसिले में हम ये 5वीं कुरानंदाजी परसों लाहौर में करने में कामयाब हो गए, तो उसका बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला। सारे लोकल स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए। उनका खुसूसन बिजनेस कम्युनिटी, चूँकि हमारा जो मेज़बान था, ये एक और यूनिक फीचर है इस दफ़ा, वो FPCCI था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। यानी बिजनेस जो सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है बिजनेस कम्युनिटी की, ट्रेडर्स की, वो अब ओनरशिप ले चुकी है इस हमारे इनिशिएटिव की। तो ये इसका यूनिक फीचर था। और तीसरा ये कि हम इस दफ़ा ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को इस प्रोग्राम के हवाले से कि मेट्रो पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट चेन स्टोर्स है, वो पिछली 3 कुरानंदाजियों से अपने सार्फिन को हमारे इस कुरानंदाजी में शामिल होकर 10 खुश नसीबों को 1-1 लाख के वो भी इनामात देना शुरू हो गए हमारी इस कुरानंदाजी में शामिल होके। तो ये 2-3 यूनिक फीचर्स थे हमारी इस 5वीं कुरानंदाजी। सर ये बताइएगा कि जब अभी ये 5वीं स्कीम का आपने इख्तिताम किया, मतलब ये जो कंप्यूटराइज्ड वो जो थी, इस दफ़ा 1017 लोगों को जो है वो इनामात मिले हैं। जब पहली दफ़ा आपने कुरानंदाजी की उस वक्त लोगों की पार्टिसिपेशन का फिगर क्या था और आज अब 5वीं पे कहाँ पे ये जो है वो पार्टिसिपेशन पहुंची है? देखिए, पहली कुरानंदाजी हमने जनवरी 15 को जी की थी, कोई 5 माह पहले की थी, जो कि अब ज़ाहिर है ये 5वीं थी। तो जो वेरीफाई करने वाले अफराद थे जिन्होंने अपनी इनवाइसेस रिटेल आउटलेट से ली और उनको बाकायदा हमारे उस टैक्स आसान में जाके वेरीफाई करने की कोशिश की, जसारत की, वो 10,000 थे। ठीक है। और अब वो तकरीबन 5 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। अब 48,000 लोगों ने अप्रैल में, मुकाबला सख्त हो गया मतलब अगली दफा मेरे लिए। यही वो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है, यही वो विजन था जिसके लिए कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, बतौर शहरी उनको उनकी जिम्मेदारियां बताने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन और उसके साथ ये इनामी स्कीम जिसको POS इनवाइसिंग स्कीम सिस्टम कहा जा रहा है, प्राइस स्कीम सिस्टम कहा जा रहा है। बेसिकली पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो टैक्स कल्चर है वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर्स उसमें एक कंपोनेंट होते हैं। कम्युनिटी, मुआशरा, सार्फिन, ताजर नुमाइंदा तंजीमें, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, टैक्स बार्स, ये एक होलिस्टिक बतौर कम्युनिटी मोबिलाइज होती है। तो फिर एक शफाफ, खुदकार और एक मौसर और मरबूत टैक्स निज़ाम की तरफ कौमें आगे जाती हैं, जिसके जरिए वो मुआशी तौर पे अपने आप को खुशहाल बहुत सारे लोग जो कि चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम भी इस इनामी स्कीम का हिस्सा बने। अब
ये बताइएगा कि जब हम लोग अब डालेंगे अपना कोई भी वो क्यूआर कोड स्कैन करके नंबर, तो जो सर पहले वाले लोग होते हैं, मतलब जिनके इनामात नहीं निकले, क्या वो वाले तमाम चीजें डिस्पोज हो जाती हैं, फिर एक नए तरीके से कलेक्शन होती है? यानी हर मंथ जी, का ये डेटा बहुत सेपरेट अच्छा सवाल आपने पूछा। हर माह में मैं ये इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। हर माह की 15 तारीख को जब हम इसकी कुरानंदाजी करते हैं तो उससे जो पिछला महीना होता है उसकी यकम से लेके आखिरी 30 या 31 का जो वो महीना होता है, उन 30-31 दिनों की इनवाइसेस जो है, यानी अभी जो हुई वो अप्रैल के महीनों में की गई खरीदारी की जो रसीदें थी उसके जो वेरीफाइड इनवॉइसेस थी। अब यहाँ पे एक मैं वजाहत करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट मैसेज भी है मेरी तरफ से बतौर तर्जुमान FBR, कि मैं आपको बताता चलूँ और आपके नाजरीन को कि अप्रैल के महीने में हमारे रिटेल आउटलेट्स जो POS सिस्टम के साथ पूरे मुल्क में हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, उनकी तरफ से 4 करोड़ 80 लाख इनवाइसेस जो हैं वो इशू की गई। ओके, जो हमारे और सिस्टम 4 करोड़ इनवॉइसेस इशू हो रही हैं, और जो 4 करोड़ 80 लाख 4 करोड़ 80 लाख, और जो वेरीफाई 48,000 हुई है, हमारे सार्फिन ने, उनकी तादाद सिर्फ 3,70,000 है। 3,70,000 है। अच्छा, तो अब वो 1% भी नहीं बनता। 4 करोड़ 80 लाख का 1% नेचुरली 4,80,000। तो वेरिफिकेशन ना होने का मतलब मसला क्या है? लाइक मुझे कल शुएब भी बता रहे थे कि जरा आपने ऐसे करके नंबर स्कैन करने हैं, लोग कहाँ पे प्रॉब्लम उन्हें लोग कर नहीं रहे ना। देखें, ये अच्छा। अगेन मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि बिहेवियर चेंज करना है, हमने बतौर सार्फिन हमने बिहेवियर और अपना रवैया बदलना है कि हम सबसे पहला जो आपको हम कहा करते हैं बतौर सार्फिन, आपने 3 काम करने हैं। पहला तो आप ये इंश्योर करें कि जहां आप शॉपिंग करने जा रहे हैं वो रिटेल आउटलेट इंश्योर करें कि हमारे उस POS सिस्टम से मुंसलिक है। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उनसे पक्की रसीद मांगनी है। Yes. FBR इनवाइस जो हमारा नंबर है उसके ऊपर ये मेक श्योर करें कि क्या वो QR कोड है, हमारा इनवाइस नंबर है, FBR का लोगो है, ये वहां पे तसल्ली कर लें। सर, मैं इसमें एक और काम भी कर रहा हूँ, अगर मुझे वो रसीद ना मिले QR कोड वाली, तो मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ। आप रिपोर्ट इनवाइस में जा सकते हैं। मैं रिपोर्ट इनवॉइस करता हूँ, इसलिए आपने मेरिट पे अपने 50,000 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। से, बिकॉज जरूरी था अनाउंस करना यहाँ पे। 4-5 जो पहले यहाँ मुलाकातें हुई हैं, नहीं, इससे बहुत अच्छा है, लोगों की सर रहनुमाई हो रही जहाँ है। आपने लोगों की रहनुमाई और अपने नाजरीन की वहाँ आपने अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और आज आप जीत पाए हैं 50,000। अब बताएं सर। और तीसरा जो मैं जी बताना चाहता हूँ, तीसरी जिम्मेदारी बतौर सारिफ, कि जब वो आप पक्की इनवाइस ले लेते हैं तो हमारी जो टैक्स आसान ऐप है वो प्ले स्टोर में मौजूद है, उसको इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पे और जाएं फिर आप वेरीफाई इनवाइस में, और उसको वेरीफाई करना है। बिल्कुल, जब आप वेरीफाई करते हैं तो फिर आपका वो जो टैक्स कलेक्ट होता है, बेसिकली इस इनामी स्कीम के पीछे रैशनल क्या है कि जब बतौर सारिफ आपसे रिटेल आउटलेट पे, पॉइंट ऑफ सेल पे सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया जाता है, उसको कौमी खजाने में पहुंचाने का जरिया है कि आप उसको वेरीफाई करें, उसी वक्त वो टैक्स जो आपसे चार्ज कर लिया जाता है वो कौमी खजाने का चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे, चूंकि शुएब ने खुद माशाल्लाह ये नाम जीता है और बहुत सारे लोगों की रहनुमाई के लिए हम नेक्स्ट टाइम ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो की सूरत में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये भी सर के जो इनाम जीत पाए हैं, अब उनके हवाले से एक तो एक मैसेज आता है कि आपने ये 6 डिजिट कोड है जो कि आपने टैक्स आसान ऐप में जाके डालना है, उसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला है कि आपने 6 डिजिट कोड डालना है, फिर है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिर IBN, और चौथे पे आप ट्रांसफर होंगे। तो ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, इससे मुतालिक नाज़रीन को जरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, इसमें ज़ाहिर कोड तो पहली स्टेप पे आपने उस पर डाला है और आप अपने उस टैक्स आसान ऐप में एक्टिव हो जाते हैं बतौर विनर। आगे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। IBAN, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपका IBAN नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके अपने अकाउंट में मनी जो है वो ट्रांसफर होती है एक शफाफ अंदाज से, और बायोमेट्रिक अगेन वेरीफाई करने के लिए कि आप वही जीतने वाले हैं जिसकी डिटेल हमारे पास आपने रजिस्टर कर रखी है। तो उसके लिए आप किसी भी नादरा के करीबी सहूलत सेंटर पे जाएं और वहाँ पे FBR का सेल्स टैक्स वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करें, उनको बताएं कि मेरा इस तरह प्राइज़ निकला है। वहाँ मल्टीपल FBR की वेरिफिकेशन के ऑप्शन है, लेकिन आपने बतौर प्राइज विनर उनको सेल्स टैक्स वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है, और 1 सेकंड में आपका वो थंब जबरदस्त, और फिर वो पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा। ये 5वीं कुरानंदाजी थी और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली कुरानंदाजी से मुतालिक भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और जिस तरह सर ने कहा, एक आउटलेट अभी ऐड हुई है, इंशाल्लाह और आउटलेट्स ऐड होती चली जाएंगे और इनाम बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात हम करेंगे हीट वेव की। स्टे ट्यून।
बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात हम करेंगे जो इस वक्त हालिया हीट वेव है, जो इस वक्त गर्मी की शदीद लहर की लपेट में हर शहर है, जिसमें हमने कल एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि इस वक्त भी पाकिस्तान के 4 शहर ऐसे हैं जो कि दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में उनका शुमार होता है। आज हम ये बात भी करते हैं कि इसको इतना सीरियस लिया गया कि नेशनल टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। इसको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्कूल्स हैं, बिलखुसूस छठी जमात से ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो कम की गई हैं ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की टाइमिंग्स कर दी गई हैं। तो ऐसे बहुत से नए स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को या फॉर दैट मैटर सबको महफूज बनाया जा सके। हमारी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका एहसास दिलाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले जिक्र भी किया था टिकटॉकर्स का कि वो जंगल में जिस तरह आग लगा रहे थे, तो ये एक ऐसा मामला जिसको रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी था, उस पर एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी था। आज इससे पहले कि हम इस पर डिटेल से बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट है हमारे पास कि इस हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना है, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना है। डिस्कशन कुछ कल की थी, एक रिपोर्ट है, दिखाते हैं। बारिशों में कमी, मौसम के तेवर बदल गए, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे, हीट वेव से शहरी मुतासिर होने लगे और पाकिस्तान के कई शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गए। ऐसे में पानी और मौसमी फलों के ज्यादा इस्तेमाल के साथ एहतियाती तदाबीर हमें सख्त मौसम से महफूज बनाती हैं। माहिरीन सेहत का कहना है शदीद धूप में सर ढांपना और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल इंसान को हीट वेव से महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करता है और दिन 11 बजे से शाम 5 बजे के दौरान शहरी गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है उम्र रसीदा अफराद को हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है, लिहाजा कोशिश की जाए कि वो घरों से बाहर ना निकले और अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो इसे ठंडी जगह पर लिटाएं और गीले कपड़े से जिस्म को ठंडा करें। कै आने और जिस्म लाल होने की सूरत में मुआलिज से रुजू करें। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा दर्जा हरारत इंसान को सुस्त कर देता है। दिन के औकात में लू से बचने के लिए खिड़कियां बंद रखें और रात में नींद में खलल से बचने के लिए मशवरा दिया जाता है कि दिन में सोने से गुरेज करें ताकि रात की पुरसुकून नींद हासिल की जा सके। जबकि कोशिश कीजिए अपने आराम के कमरे को ठंडा रखने का मुनासिब इंतजाम करें जो बेहतरीन नींद का जरिया बन सकता है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं हीट वेव से बचने के लिए, किस तरीके से आपने अपने घरों में जो है वो रूम कूलर्स का इस्तेमाल कब और किस तरह से करना है, पानी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, चरिंद परिंद का ख्याल किस तरह से रखना है और इसके साथ साथ ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर डिसीजंस और स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। डीजी मिट माहर साहब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बर कैसा मौसम है आज? मौसम रात इस्लामाबाद में आपको पता है रात तो सर ठंड लगी है, रात ठंड लगी, लेकिन ये अभी अगले दिन आने वाले जो हैं फिर गर्म है, फिर गर्म है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी ये 22-23 मई को है। फिर एक तो सर ये इस्लामाबाद में रिलीफ मिलेगी या ओवरऑल पाकिस्तान के कुछ इलाकों में? ये रात सिलसिला जो है ये आप कह लें कि वस्ती पंजाब तक पहुंचा है, सरगोदा गुजरांवाला तक, लेकिन उससे आगे नहीं गया।
लेकिन आने वाला सिलसिला है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा। वो आप पंजाब पूरा शायद कवर कर ले, आंधी भी आए उसमें, जैसे एक फिनोमेना होता है। जी जी बिल्कुल। और गरज चमक भी होती है, तो वो भी होगा। और गस्टी विंड्स तो आम एक फिनोमेना बन जाता है कि किसी वक्त भी, जैसे इस्लामाबाद में शाम को आप थोड़ा सा देखते हैं कि जी, चूँकि यहाँ पे जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी है वो मुख्तलिफ है दूसरे लैंड एरिया से। सही है। यानी ये लैंड को भी कवर कर रहा होता है और ऊपर वो आप पहाड़ों को भी कवर कर रहा है। सर लेकिन कल हुआ क्या इस्लामाबाद में, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है? लोकल डेवलपमेंट अचानक से हुई है? लोकल डेवलपमेंट्स, अब देखें ना, हीट वेव या ज़्यादा शिद्दत से जो गर्मी पड़ती है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें ये भी होता है कि जी एकदम आपका प्रेशर जो है वो सरफेस प्रेशर है वो डाउन होता है। अच्छा। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो साथ वाले एरिया से जो कोल्ड एयर मास होता है वो मूव करता है और वो फिर उसकी फॉर्मेशन बादलों की सूरत में या जो यानी फौरन से आनन फानन बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। बिल्कुल, ये फिनोमेना है, ये हीट वेव का है कि अच्छा। जिसमें गस्टी विंड्स भी चल सकती हैं अगर प्रेशर थोड़ा सा कम लो हुआ हो। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब ज्यादा हीट हो यानी ज्यादा गर्मी है तो अचानक से बारिश हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। अभी देखें ना, प्लेन एरिया जो है हमारे, वहाँ पे तो जब हीट वेव होती है, आप जाएं कभी चोलिस्तान या थल के इलाकों में, तो वहाँ पे आपको वो छोटे छोटे बगोले वो नजर आ रहे होते हैं। जी जी जी। वो देखें जी, वो भी एक छोटा सा वो छोटा फिनोमेना होता है, छोटा फिनोमेना होता है, वो भी बन रहे होते हैं इसी मौसम में। तो ऑन द लार्ज स्केल जब होता है तो ये चीज़ें भी बन जाती हैं। लेकिन ये है कि इससे रिलीफ जो है, अब आप देख ले, 4 दिन पहले हमारे सिंध के इलाके जो थे या डेरा गाजी खान था, वहाँ पे 50 और इससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके साथ जो है आपके सिब्बी का इलाका बलूचिस्तान में, वो भी 50 और उससे ज़्यादा था टेम्परेचर। लेकिन इस जो है ये कोल्ड एयर मास, इसका इतना असर हुआ कि वहाँ पे भी टेम्परेचर कल जो गए वो 48.5 या इस तक गए। वो 3-4 डिग्री फर्क हुआ, 2-3 डिग्री आप कह लें कि फ़र्क हो गया। अब आने वाले दिन जो है ना, अभी ये 2-4 दिन गर्म होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि वो एक्सट्रीम ये जो 22-23 वाला सिस्टम आएगा, इससे जब हम बाहर निकलेंगे ना तो फिर एक हीट वेव आएगी, वो थोड़ी सी वो हीट वेव ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। लेकिन आगे जो अच्छा, इसमें जो हीट वेव का इम्पैक्ट होता है, इसमें ख़ास तौर पे ये होता है कि आपका नमी का तनासब जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है। आपके जिस्म को भी इसकी ज़रूरत होती है और फसलों को भी इसकी ज़रूरत होती है। अब देखें, फसलों को जो पौधा जो होता है वो एक खुराक जो होता है वो जड़ से ले रहा होता है और एक वो पौधे से ले रहा होता है जो नमी की ज़रूरत में। तो इस हीट वेव ने इतना वो नमी का तनासब कम कर दिया कि जी ज़मीन के नीचे भी थी आपकी सरफेस मॉइस्चर था वो कम हो गया, और उस वजह से क्या है कि एक ड्राउट लाइक सिचुएशन पौधों के लिए पैदा। आपको फोटो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि इस सूरत में जो हमारे किसान बिरादरी है उनको क्या किस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए, अगर थोड़ा सा गाइड कर सके या फिर मौसम के हवाले से थोड़ा सा आप उन्हें अपडेट कर सके। देखें, फसलों को तो पानी की ज़रूरत होती है ना, अगर पानी मिल जाए तो वो फिर तकरीबन कंपनसेट होता रहता है। अब पानी भी आप देख लें कि जी पानी की भी रिजर्वायर में थोड़ी सी किल्लत थी, सिंध जो है उससे ज़्यादा काफ़ी मुतासर हो रहा था, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ये अच्छा हीट वेव जो होती है ना, ज़्यादा मई या जून या अप्रैल में कभी कभार होती है। इस साल जो इसका फिनोमेना जो है ना वो मार्च से शुरू हो गया और मार्च से फिर एकदम जो है ना बारिशें भी नहीं हुई, वक्फे से ये इसमें सेवेरिटी भी आती गई। यानी आप सोच लें कि जी नवाब शाह का टेम्परेचर या शहीद बेनज़ीर आबाद जो है वहाँ का टेम्परेचर मार्च के महीने में 27-28 मार्च को 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर इसकी परसिस्टेंसी चलती रही, टेम्परेचर बढ़ते गए। अप्रैल के महीने में क्या हुआ कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड जो था रिकॉर्ड टूट गया जैकबाबाद का। पहले हिस्टोरिकली जो उसका टेम्परेचर था सबसे ज़्यादा, बल्कि इवन के पूरे मुल्क में 48 डिग्री था, लेकिन ये फिर 49 इस साल रिकॉर्ड टूट गया। ये मार्च के महीने में भी कई शहरों के जो हैं वो दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा गए। अब उसके बाद 1 मई को ही वहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया जैकबाबाद में, एक और रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड तो खैर इसका 52 है मई के महीने का, लेकिन ये है कि अप्रैल मई में
लेकिन ये है कि यकम को ही उसके बाद फिर 51 तक भी टेम्परेचर इसका चला गया है, लेकिन आने वाले दिन जो है थोड़े से गर्म हो सकते हैं उनमें। अच्छा, गर्म हो सकते हैं, मुझे लगा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन महर साहब ये भी बताइएगा, जैसे हम लोग आपने कहा ना कि मार्च से ही पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम ये मेंटली तो आपस में भी बात करते रहते हैं कि जून और जुलाई की गर्मी के लिए ना मार्च ने हम सबको प्रिपेयर करके रख दी है, लेकिन क्या जितनी जल्दी गर्मी आई है क्या उतनी ही जल्दी वापस भी जा सकती है कि जून जुलाई के बाद अगस्त तक हम देखें कि मौसम ज़रा खुशगवार रहना शुरू हो जाए इस्लामाबाद और बाकी शहरों में भी? हाँ बिल्कुल, ये अभी आपको पता है कि मानसून सीज़न शुरू होने वाला है हमारे इस खित्ते में। ये साउथ एशिया जो है जिसमें सारे हमारे ये इंडिया, श्रीलंका या नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़, यहाँ पे एक वो सीज़नल चेंज आती है कि जी पाकिस्तान में मानसून का सीज़न आता है, हमारी हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है। अभी भी जो हवाएं चल रही थी मगरब से चल रही थी वो खुशक हवाएं थी, लेकिन अब इनका ट्रेंड तब्दील होना शुरू हो गया है। ये साउथ ईस्ट से हो गई हैं, आपके बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन जो है उसके ऊपर वो गर्म होकर मॉइस्चर में तब्दील होना शुरू हो गया है। तो आप देखें कि आजकल साउदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं। बल्कि आज की एक रिपोर्ट में इंडिया की पढ़ रहा था कि वहाँ पे एक हफ्ता पहले मानसून स्टार्ट हो गया है। यानी वो जो निकोबार आइलैंड आपके हैं जी जी जी, तो वहाँ पे ये बनता तो उधर से ही है ना, तो इसका ऑनसेट जो है ट्रैक और आप कह लें कि जी सीज़न है, तो वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे अब आप देखें केरला में या जो उनके वो इलाके हैं इंडिया के नीचे साउदर्न पार्ट, वहाँ पे आजकल अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं। इसका अक्सर अगर वहाँ पर एक हफ्ता पहले मानसून स्टार्ट हुआ है तो व्हाट डज दैट मीन कि पाकिस्तान में प्री मानसून कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? प्री मानसून हम ये जून के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह अच्छी बारिशें मतवक्को हैं, और फिर जून में जो है तकरीबन जो हमारी फोरकास्ट है वो एवरेज बारिशों की है। लेकिन इस साल जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है या जो हमने ग्लोबल फिनोमेनाज देखे हैं, और एक हमारा एक फोरकास्ट खैर इंडिया भी देता है, चूँकि इंडिया का मानसून पहले स्टार्ट होता है, तो उन्होंने भी नॉर्मल रेनफॉल किए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जाके आगे जब आता है तो उसका इम्पेक्ट बढ़ रहा है। यानी इस साल पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि जी नॉर्मल और अबव नॉर्मल बारिशें होंगी, और इसमें ये जो हमारा जुलाई, अगस्त और सितंबर का मानसून का सीज़न होता है, तो इसमें ज़्यादा बारिशें होने के साथ जो फिर उसके इम्पैक्ट होते हैं कि यही मैं जानना, आपने कहा ना कि नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल बारिशें होंगी, तो सर फिर उस किस्म के नुकसानात से निपटने के लिए भी इदारों को पहले से तैयार रहना चाहिए। इदारों को पहले से तैयार, मैं आपको बताऊं ना कि जी हमारी जो जिम्मेदारी है, अब हमने तो इसके बारे में हीट वेव के बारे में पहली एडवाइजरी जारी की है, अलर्ट्स 15 मार्च को इशू किया था, फिर 27 मार्च को इशू किया, फिर 7 अप्रैल को किया, फिर 25 अप्रैल को किया, फिर 6 तो यानी सर हीट वेव के अलर्ट्स तो आपने बार बार जारी किए। थोड़ा सा बताएं सर, फ्लड से मुतालिक भी कोई अलर्ट्स जारी किए गए हैं क्या? ऐसा भी कोई मामला है? ये देखिए जी, फ्लड 2 तरह के होते हैं। अगर आपके ये जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गए या चित्राल हो गया, वहाँ पे जो ग्लेशियर लेक्स हैं या ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर एक्चुअली वो लेक भी बना देते हैं डेफिनेटली, तो वहाँ पे भी हम इशू करते रहे कि ये यानी हीट वेव का इम्पैक्ट तो प्लेन एरिया में होता था, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट जो होता था उसमें वो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का होता था, तो वो भी हम इशू करते रहे और टाइमली बताते रहे कि ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों ने अलर्ट जारी किए थे, उससे उसी तरह के कोई और अलर्ट्स भी जारी हुए हैं इस वक्त? देखें हर चीज़ का फ़र्ज़ करें जी, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होती हैं कि एक तो अलर्ट होता है, फ़र्ज़ करें जी मैं कह रहा हूँ कि जी इदारों को हमने बता दिया है, या जो मानसून फोरकास्ट है या आने वाले दिनों में प्री मानसून बारिशों का ट्रेंड क्या होगा, ये सारे हम डिस्कस होती रहती हैं। अभी मुख्तलिफ लेवल पे, जैसे जी NDMA ने अपना कंटीजेंसी प्लान तैयार करना होता है अपने PDMS के साथ मिल के, तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, हमने उनको अपना ये प्लान रख दिया कि जी ये सिचुएशन अराइज होने के चांसेस हैं, तो उन्होंने अपने सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ महकमे हो गए, उनको एडवाइजरीज इशू कर दी हैं कि जी ये नहीं, लेकिन आपने किन इलाकों से मुतालिक ये जारी की है?
देखें इसमें एक तो होता है कि जी हमने हमारे कैचमेंट एरियाज़ में जैसे जहाँ पे ये जहाँ से दरियाओं का जो है कैचमेंट एरिया जी उनके लिए इशू करते हैं कि जी वहाँ पे। दूसरा असल में इनका इफेक्ट ज़्यादा जो जाता है फिर प्लेन एरिया में सैलाब की सूरत में होता है। बिल्कुल ठीक कि जी सैलाब जो है वो किस किस एरिया को इफ़ेक्ट करता जाता है, तो वो डेफिनेटली हम वो भी अब भी तो नहीं है। मैंने बताया ना कि जी हमारी एडवाइजरीज मुख्तलिफ किस्म की होती है। एट दिस मोमेंट ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है फ्लड से मुताल्लिक? फ्लड से मुतल्लिक ये है कि जी हमने ज़्यादा बारिशों की फोरकास्ट कर दी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो सैलाब की सूरत में भी तो होता है। सर ये जो जून का चूंकि आगाज होने जा रहा है, आपने कहा ना कि प्री मानसून बस जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, हम किन तारीखों से देख सकते हैं कि जून के किस फेज में जाकर ये बारिशें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी? नहीं अभी तो जो सीज़न जब शुरू होता है ना तो बारिश ज़्यादा भी हो जाए ना तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आपको अच्छा। पता है कि जी पहली 2-4 बारिशें वो जो तो होती हैं बर्दाश्त ना, तो आराम से हो जाती आराम है, से होती हैं, ज़मीन आपकी वो प्यासी होती है, प्यास बुझ जाती उसमें नहीं से- मैं ये पूछना चाहिए, मैं वो तो हैप्पीनेस वाले सेंस ये- पे पूछना चाह रही हूँ टेंशन वाले सेंस में नहीं। ये जो है ना ये मिड जुलाई के बाद या जब ज्यादा बारिशें हो जाएंगी ना तो फिर ये सैलाबी लेकिन बारिशें जून से शुरू हो रही है कि नहीं? हो रही है, जून से इंशाल्लाह। मिड जून से हो रही और है। फिर मिड आपका जून ये से बारिश शुरू हुई है। हीट वेव का जो इम्पैक्ट हम जिससे आजकल जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं ना ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जो है वो आपने माशाल्लाह बड़ी वो एक चला रहे हैं कैंपेन के जी जो लोगों को बता रहे हैं, तो उसको मेरा ख्याल है पीटीवी का सबसे ज़्यादा स्पेन जो सर है हमारी वो- कोशिश भी है कि हम मैक्सिमम इस पर आगाही फैलाएं, चूंकि ज़ाहिर है एक एक जान को बचाना इस वक्त हम बिल्कुल सबकी एक जान जिम्मेदारी क्या है। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक जी ऐसा अगर ही आपने एक इंसानियत बिल्कुल। एक एक इंसान इंसानियत की का जान जो है बचाए ना गोया वो- पूरी इंसानियत की जान इंसानियत बच और जाए। इसमें आपका पूरा सिस्टम इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट बिल्कुल हो ऐसा है। ही आप कहें ना कि चरिंद परिंद ये हर वो, कोई हर चीज अशरात तक वो इससे इफेक्ट हो रहे बिल्कुल होते हैं। ठीक। तो इनके लिए जो हमारा आपकी सर्विस है वो माशाल्लाह मैं कहता हूँ बड़ी काबिल सर तारीफ। थैंक यू। सर एक और आपसे सवाल जानना चाहते हैं, क्या ऐसी स्टैट्स भी आपके सामने हैं कि फी कस कितना पानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है? मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि 2009 में कोई 1500 क्यूबिक मीटर, 2022 में कोई 1017 क्यूबिक मीटर पानी एक बंदे के लिए रह चुका है। तो ये जो पानी कम होता चला जा रहा है, ये कितना बड़ा अलार्म बज रहा है? देखें पता क्या आपका अगर ये स्टेटिक्स देखें ना तो ये तो आपकी जितनी ज़्यादा आबादी को कंट्रोल करने के साथ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे आपके जो है ना ये पानी के ज़ख़ायर आपके वही जो 70 साल पुराने हैं उन्हीं पे आप इन्हिसार कर रहे हैं, नहीं आप किसी इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। अभी बादशाह या मोहम्मद डैम पे काम हो रहा है। आपकी जो आप देखें जी जैसे हम कहते हैं ना कि जी फ़लाँ चीज़ जो है वो हमारी जिस्म की शाहरग है, दरिया हमारे मुल्क की शाहरग है। अब इनमें जो पानी बहेगा वो सीपेज हो के या वही आपने वही ग्राउंड वाटर में जाएगा। ग्राउंड वाटर जो ऐसे ही है इसका बहुत इशू है। आपके 3 दरिया जो है ना वो पाकिस्तान के चनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, इनमें पानी बहुत कम हो गया। रियली बड़ा होता है एक सिचुएशंस कि आप देखें। अब यही चीज़ है कि और दूसरा फिर है कि हम अपने पीने के पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए फसलों के लिए हमने उसको वो सक करना शुरू किया ट्यूबवेलों से या ये जो चीज़ें भी हैं। तो इसकी जितनी जो है वो रिचार्जिंग हो हमारे पास पानी का वो ये बारिशें जो होती है ये अल्लाह ताला की एक बड़ा अच्छा साइकिल है कि जी मानसून बारिशें होती हैं। मैं कहता हूँ कि बाज़ औक़ात ये सैलाब हमारे लिए रहमत भी होते हैं। आपकी वो मार्फोलॉजी ऑफ द लैंड तब्दील हो जाती है, आपकी सरफेस रिचार्ज हो जाती है, आपके अंदर एक ज़िंदगी आ जाती है, यानी हमारी ज़मीन के अंदर एक ज़िंदगी आ जाती है और उसी ज़िंदगी से हम मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो ठीक है, अब हम जब तैयार हो जाएंगे ना इन चीज़ों के, देखें जी बांग्लादेश ने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब वहाँ पे सैलाबों की तबाहकारियाँ जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। लेकिन हम भी इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होती है कि जी लोगों को जल्दी पहले से पहले उनको बताया जाए, आगाही दी जाए, अलर्ट्स जारी किए जाए। इस हवाले से हमारा एक बिल्कुल ठीक है। फ्लड फोरकास्टिंग सेक्शन है लाहौर में, तो वो इस बारे में दरियाओं की सूरत हाल के बारे में बिल्कुल सही, ताकि इदारे भी अलर्ट रहें। सर थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप। और ना सिर्फ हीट वेव, प्री मानसून, बारिशें कब कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अलर्ट्स जारी किए गए उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और टीम सुबह पाकिस्तान ने आज आपकी गर्मी
को भगाने के लिए, उसका तोड़ निकालने के लिए हर तरह से तैयारी रखी हुई है। क्योंकि पहले हमने आपको पिछले सेगमेंट्स में हीट वेव के हवाले से अपडेट किया, आपकी डिजिमेट से भी मुलाकात करवाई, ये भी आपको बताया कि किस महीने में जाके ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं। तो अब आपके जो घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल आते हैं ना, ज़रा उसका भी तोड़ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं और वो पैसे बचा के आप शॉपिंग कर सकते हैं और फिर शॉपिंग करके आप शेप की तरह वो FBR वाले मामले को ये मुझे नजर लगवा के रहेगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाबियां दे, तो आप इस तरह से एंटरटेन हो सकते हैं। लेकिन जब मैं गर्मी के तोड़ की बात कर रही हूँ तो आपको ज़रा एक ऐसी शख्सियत से भी आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे, अक्सर आप लोगों के घर में बहुत सारे पंखे चल रहे होते हैं, लेकिन आप कंपनी से पंखा तो ले आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये इसकी कैपेसिटी क्या है, ये बिल पर कितना बोझ डाल सकता है, इसमें हमारे पैसे कितने लग गए और आने वाले दिनों में कितने लग सकते हैं। तो जनाब, आज हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, यूँ तो वो पाकिस्तान में 1990 से जो है उनकी जो प्रोडक्शन है वो पंखे बनाने की रही है, लेकिन साथ ही साथ 2013 में कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को रिड्यूस करवाया कि आज पाकिस्तान में उस नौयत के पंखे चल रहे हैं। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें जनाब CEO खुर्शीद फैंस गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। लाहौर में आप रहते हैं, लेकिन गुजरात में भी आपका बिजनेस और इस्लामाबाद का आपने रुख किया है। गर्मी कैसी लगी है आपको बाहर? जी, गर्मी तो माशाल्लाह काफ़ी है। गर्मी तो है और ऐसे में जाहिर है पंखे तो चलने ही चलने हैं। बेशक। चलो AC कूलर की बात नहीं करते, पंखे तो बहरहाल चलने ही चलने, हर जगह चलने, और कुछ पंखे ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं और ज़ाहिर है वो फिर कंटिन्यूसली बिजली का बिल ऐड होता है। ये जो एक नई टेक्नोलॉजी जिस पर आपने माशाल्लाह काम किया, 2013 से आप लोग के पंखे उस टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट हुए हैं, दैट इज़ BLDC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ये सर बताएं ज़रा, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कितना इससे फ़र्क पड़ता है? ये बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है 2013 में खुर्शीद फैन ने सबसे पहले पाकिस्तान में पंखों में मुतारफ़ कराई और ये आपको 60% बिजली की बचत करके देती। अच्छा। और ये बेसिकली वही टेक्नोलॉजी है। BLDC स्टैंड्स फॉर ब्रशलेस डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। और बेसिकली ये वही टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले वर्ल्ड नोन कंपनी टेस्ला ने अपनी कारों में इस्तेमाल की, और अब तो हर तरफ इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ा इनकलाब है दुनिया के लिए। इसने बहुत जल्द पुरानी एग्जिस्टिंग सारी मोटर जो कैपेसिटर मोटर्स हैं उनको रिप्लेस करना है, बल्कि बड़ी तेज़ी से कर रही है। और ना सिर्फ ये AC कैपेसिटर मोटर्स को रिप्लेस कर रही है, बल्कि ये इंजन को भी वाइप ऑफ कर देगी दुनिया से। बहुत जल्द आप इंजन जो है वो म्यूज़ियम में देखा करेंगे कि कभी ये पावर थी गाड़ियों को चलाने के लिए या बाइक्स को। फैक्ट्रियों में तो पहले इंजन ख़त्म हो गए हैं, वो वहाँ मोटरें आ गई हुई हैं, अब उनको मोटरों को भी ये रिप्लेस करेगी और इंजन को भी। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा, इस पर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कितने ऐसे जो पंखे हैं वो चल रहे हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल इन पाकिस्तान खुर्शीद फैंस की क्या रही है? जो अभी परसेंटेज पे जाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि हमने बहुत अर्ली स्टेज पे इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ़ हासिल कराया कि हमने इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन कोई भी नई टेक्नोलॉजी टाइम लेती है, लोग एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, क्योंकि नई चीज़ होती है, लोगों का खौफ होता है कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या हो। तो शुरू में हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन हम लगे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पिछले कपल ऑफ ईयर से कह लें बहुत तेज़ी से, यानी जब अब पाकिस्तान की हर फ़ैन कंपनी इसकी प्रोडक्शन कर रही है, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो अपने एड्स में भी इस मोटर को अब इंट्रोड्यूस कराने को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब हर एक को समझ आ गई है कि ये फ्यूचर है। बिल्कुल सही। और ये बड़ी तेज़ी से इसकी अब रेशो जो है ना दूसरे पंखे की नीचे जा रही है, इसकी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो अब भी मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में सारे पंखे रन कर रहे हैं ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रेशो नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा भी मैं एस्टिमेट करूं तो 10% के राउंड होगी। सर इवन 10% भी कम नहीं है। यानी 2013 से आपने लॉन्च किया और 10% आप रिप्लेस कर पाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करती चली जाएगी टेक्नोलॉजी। सर ये कितना अहम है ये भी जानना कि एक सारिफ जब गया किसी शॉप पर पंखा ख़रीदने और उसने ABCD कोई भी कंपनी का फ़ैन जब पिक किया
वो ज़रा ये सोचता है अच्छा यार ये खूबसूरत है तो मैं पिक कर लेता हूँ, अच्छा ये इकोनॉमिकल है तो मैं पिक कर लेता हूँ। एज कम्पेयर टू दिस फैन, खुर्शीद फैन, ये जिसमें BLDC टेक्नोलॉजी है, रेट वाइज क्या फ़र्क होता है, ताकि हम सारिफ को बताएं कि उस वक्त अगर रेट का फ़र्क आ भी रहा है तो आपके बिल से बहुत जल्दी कवर हो जाना है। बिल्कुल सही। रेट्स ये समझ लें, अभी जो नॉर्मल पंखे हैं पुरानी टाइप वाले AC कैपेसिटर फैंस, उनसे कोई एवरेज ऑन एवरेज 1000 रुपीज़ इसकी ठीक, प्राइस ज़्यादा सिर्फ है। 1000 रुपये ज़्यादा है। नहीं, ऑन एवरेज। लेकिन ये 1 महीने से पहले ठीक है, बिजली की बचत की सूरत में वो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न कर देता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब यानी कि आपका बिजली का बिल जो है वो वहां पर बचा दिया, आपको एक दफे 1000 रुपए लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर आपके कई हजार उससे बचेंगे। सर वारंटी के भी हवाले से बताएं कि वारंटी खुर्शीद फैंस किस तरह से दे रहे अपने BLDC इन्वर्टर फैंस पर। दूसरा ये भी विद इन पाकिस्तान तो आपने मुझे बताया कि 10% है, लेकिन क्या हम ये पंखे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? ये अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट होने भी शुरू हो गए हैं, ठीक है, और बड़ी तेज़ी से ये तवक्को है कि ये दुनिया में, चूँकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जब हम पाकिस्तान में लेके आए, ये ना कि दुनिया के साथ साथ हमने इसको मुतारफ़ करा दिया, बल्कि ज़्यादा दुनिया से पहले हमने पाकिस्तान में इसको मुतारफ़ करा दिया। तो इस वजह से अभी जो हमारे फ़ॉरेन कस्टमर्स हैं उनको इतनी अवेयरनेस इसकी नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर रहे हैं। ठीक है। और हमें भी ये इशू है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी माशाल्लाह इतनी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है, और अभी इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बन भी नहीं रहे, वो चाइना से ही सोर्स करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसलिए एक्सपोर्ट में अभी इतना ट्रेंड नहीं, लेकिन अब डिमांड आनी शुरू लेकिन डिमांड आनी शुरू हो गई है। हम बात आज खुर्शीद फैंस ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमने गुफ्तगू की कि अगर फॉर एग्जांपल एक बिल आता है आपका 100 रुपये, वो बिल अगर हो जाए 40 रुपये, तो कितना बड़ा फ़र्क है ये। एक पंखा नहीं, एक घर में 2-3 एवरेज पंखे चल रहे होते हैं, और कुछ पंखे दिन रात चल रहे होते हैं, और ऐसे में अगर कंजम्पशन उनकी ऐसी ही है तो बिजली की खपत कम हो जाएगी, बिल आपका कम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और ये रिलीफ उस कंडीशन में भी है क्योंकि जैसे कि सर ने भी कहा ना शुएब कि आपको मैक्सिमम 1000-1200 रुपए, इससे ज्यादा आपको पंखों पे ज्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो एक बार आपका 1000-1200 का खर्च होगा, लेकिन ये सोचिए कि आपने, क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में 6 से 7 महीने रहती है, बिल्कुल, तो उस वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी जब आपकी बिजली के बिलों में कमी वाकई होगी। दूसरा ये स्पेशली अगर हम लोग कराची के एरियाज की बात करें, चकमाबाद, मुल्तान, सिब्बी, इन इलाकों का हम जिक्र करें, तो यहाँ पर जो है वो गर्मी की कैपेसिटी जरा ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमने थोड़ी सी डिस्कशन इस लेवल पे भी लेकर आनी। बहुत से लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, क्या सोलर पैनल पर, सोलर प्लेट्स पर भी ये पंखे चलते हैं, कोई इनकी कारकर्दगी मुतासर तो नहीं होती? सर इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा। इन पंखों में ये खूबी भी है कि ये हाइब्रिड, ठीक है, इनके साथ हमने इन्वर्टर ऐड किया होता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट करंट पे चलाएं, जैसे बैटरी पे डायरेक्टली, या सोलर पैनल पे, ठीक है, या आप इसको AC करंट पे चलाएं, जो कि हमारे घरों में अवेलेबल है, या UPS से भी AC करंट ही निकलती है। जी जी। तो ये दोनों सूरतों में इंतहाई मुफीद हैं। अच्छा, सोलर पैनल से अगर आप इसको डायरेक्ट वायरिंग कर दें तो वो हर बंदे ने इसको अपने तरीके से यूज़ किया है, और वो जिस तरीके से भी आप चाहें इसको इस्तेमाल करके इसकी अफादियत में इजाफा कर सकते हैं। सर इसमें एक बात और बताएगा कि बहुत से ऐसे इलाकों में हम देखते हैं, मैं बिलखुसूस यहाँ पर बात अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो कैसे जगह पर तैनात होते हैं जहाँ पर सोलर प्लेट लगाई होती है और उसी के ज़रिए उनका पंखा चल रहा होता है। एक सोलर प्लेट अगर कहीं पर लगी हो, किसी पहाड़ पर लगी हो, किसी और जगह पर लगी, किसी चौकी पर, किसी पोस्ट पर लगी हो, उस एक सोलर प्लेट पर कितने ये BLDC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के पंखे चल सकते हैं? यहाँ थोड़ी सी ये बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि सोलर प्लेट डिफरेंट साइजेस की ठीक है। जो नॉर्मल छोटे साइजेस में आती हैं सोलर प्लेट्स, वो 150 वाट की है। ठीक है, 150 वाट वाली प्लेट के ऊपर ये 3 पंखे चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 वाट ये लेते हैं। ये 50 वाट लेता है। इसमें वैरायटी है, 50 वाट के साथ साथ हमारे पास 35 वाट और 25 वाट वाले भी पंखे। अच्छा, वो और छोटे हैं? साइज वही है, साइज वही है, लेकिन वो उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस उनकी अफेक्ट होती है। जैसे एनर्जी सेवर लाइट्स आप देखते हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक कहीं
आप 18 वाट की यूज़ करते हैं, कहीं 12 वाट की करते हैं, इसलिए इसमें भी हमने मॉडल बनाए हुए हैं। अच्छा, अभी जब हम लोग ब्रेक में बात कर रही थी मैं सर से, मैंने कहा सिर्फ पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि आप एक दफ़ा पंखा ले लें तो कई कई दिहाइयाँ निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि हर सीजन में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सर थोड़े फैंसी फैंस ये भी अब बहुत ज़्यादा जो है लोगों की पसंद बनते चले जा रहे हैं। आपने अपने घर का इंटीरियर देखना हो तो आप ड्राइंग रूम में देखते हैं वो लाइट्स, मुझे तो वो बल्ब वाले फैन या वो गोल्डन फैंस या 5 परों वाले पंखे, तो सारा कुछ इसमें आ रहा है। तो सर बताइए आप की जो खुर्शीद फैंस है हर किस्म का पंखा प्रोड्यूस कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डेकोरेटिव फैन भी हैं, लाइट वाले भी हैं, इनविजिबल फैन भी हैं। इनविजिबल फैन? जी, वो इनविजिबल ऐसे हैं कि जो वो पंखा बंद करते हैं तो वो अपने विंग्स क्लोज कर लेते हैं, वो आपको नजर ही नहीं आते, वो सिर्फ लाइट बन जाती है। क्या बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर है। ये वाला कितने का है? मैं यही पूछने लगी थी। कीमत तो मेरा हाल इधर नहीं पूछे। अच्छा, ये सबसे ये टॉप ऑफ द लाइन वाला नहीं, पंखा देखिए है? खरीदने वाले फिर भी खरीदेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। आपने अपने घर के इंटीरियर को अगर खूबसूरत रखना है तो वो करेंगे। ठीक है सर, आप थोड़ा सा ये बताएं कि इस वक्त चूंकि आपने कहा कि आपका एक तखमीना है कि मुल्क भर में 10% जो पंखे हैं वो खुर्शीद फैंस के इस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। अगर पूरे मुल्क के पंखे इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाते हैं, यानी चाहे वो खुर्शीद फैंस करें या और कंपनीज आपके इस मॉडल को फॉलो करें, आपके इन फुटस्टेप्स को फॉलो करें, अगर पूरे मुल्क के पंखे इस टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट होते हैं, कितनी बिजली की बचत होगी? जी, यही असल बात ये है कि पूरे मुल्क के पंखे रिप्लेस हो। हम इसीलिए इसको इतना ज़्यादा फ़ख्र समझते हैं कि ये मुल्क की कितनी बड़ी खिदमत होगी। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिप्लेस हो जाएंगे। जब आप अगर एस्टीमेट लगाना चाहें, कोई जो सर्वे वगैरह हुए हैं पुराने उनको छोड़ भी दें, ठीक है, तो यहाँ जनरल एक घर देखते हैं तो जितने पंखे लगे होते हैं आम तौर पे उन पंखों से कम अफराद वहाँ रह रहे होते हैं। ऐसे जी जी जी। तो इससे अगर हम पूरे मुल्क का एस्टीमेट लें, चलो हमारा एरिया डिफरेंट है, कोई गरीब एरिया वहाँ कम होंगे, तो मैं इसको इस तरह कैलकुलेट भी करता हूँ कि अगर हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ है तो 2 बंदों के लिए भी एक पंखा हो तो वो 11 करोड़ पंखे बन जाते हैं। उसको भी मज़ीद कम करके आप 10 करोड़ का भी एस्टीमेट लगा लें, और वो अगर पंखे बिजली कम भी ले रहे हैं पुराने पंखे, तो फिर भी वो 2 रुपये फी पर आवर, ठीक है, की बिजली कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 10 करोड़ पंखे हर घंटे में 20 करोड़ रुपए की बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसमें अगर आपको 60% सेविंग आ जाती है, वो फिगर आती है 12 करोड़ रुपया पर आवर। सही। ये मैं सारी फिगर जो है ना इनको नीचे करके बता रहा आप लोअर लिमिट पे आ रहे हैं। इससे बहुत ऊपर होगी जब एक्चुअल आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप वो 1 घंटे की बचत को 24 घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर मंथ में 30 दिन के साथ कर लें, फिर साल के साथ कर लें, तो अंदाज़ा करें ये मुल्क के लिए कितना बड़ा फ़ायदा है। सर जब आपने कहा ना कि आप कीमत कम करके बता रहे, अच्छा हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत जल्दी ट्रिपिंग के मामलात भी आपको नज़र आते हैं। अक्सर घर ऐसे होते हैं जिन्होंने वहाँ पर एनर्जी सेवर बॉक्सेस नहीं लगाए होते और उनकी बहुत सारी अप्लाइंसेस ऐसी होती है जो कि ट्रिप कर जाती हैं। तो ट्रिप करने की पोजीशन में क्या कहते हैं, ये जल्दी ख़राब तो नहीं होंगे? दूसरा, मैंने पहले भी मेरे सवाल का जवाब लेना चाह रही थी कि वारंटी वो खुर्शीद फैंस जो है वो अपने कस्टमर को किस हद तक फ्राहम कर रहा है? जी मुकम्मल, जैसे दूसरे पंखों की हम वारंटी देते हैं, इनकी भी पूरी उसी तरह ही वारंटी देते हैं। और इनमें अब तो काफ़ी मैच्योर हो गई है ये टेक्नोलॉजी, पूरी फुल सेफ्टीज़ हैं, ये बल्कि ज़्यादा सेफ़ हैं दूसरे पंखों की निस्बत। और ये मोटर तो इस तरह की मोटर है कि ये जब चलती है तो ये गर्म भी नहीं होती। सही सही। और जब गर्म नहीं होती तो ये इसमें ख़राबी का चांस भी कम होता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मोटर की हद तक तो ये ऐसी है कि हमें 9 साल हो गए प्रोडक्शन करते कोई हुए, मसला नहीं तो आज तक एक भी मोटर मैंने जली हुई नहीं देखी। जबकि जो AC कैपेसिटर मोटर्स हैं वो जितनी मर्जी आप एहतियात कर लें 1 to 2% उसकी कंप्लेंट रहती है जलने की। सर उसमें अच्छा एक मामला कैपेसिटर का भी रहता है, पंखे का ख़राब हो जाता है, जल जाता है, फिर आप चेंज करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी में भी कैपेसिटर की यूजेज है? इस टेक्नोलॉजी में कैपेसिटर तो यूज़ नहीं होता। नहीं, लेकिन वो तो मसला ख़त्म कर दिया सर आपने कैपेसिटर वाला। जी, लेकिन इसमें मसला आता है। अच्छा, वो मसला आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगता है। ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो जिससे लोग शुरू से ज़्यादा डरते थे कि ये मसला, लेकिन वो इंतहाई उसमें सेफ्टीज ऐड करके बड़ा सिक्योर कर दिया गया है।
और अब जगह जगह वो अगर कोई कंपोनेंट उसका ख़राब हो भी जाता है, वैसे तो वो काफ़ी हद तक सेफ़ है, ठीक, तो वो छोटा सा उसमें से कोई कंपोनेंट ख़राब होता है वो रिप्लेस हो जाता है। ओके, वो उसमें कोई अब ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब सर वैसे तो ये आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा गाइड भी कीजिएगा। अमूमन जब पंखे जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर डेफिनेटली आप जाके क्लेम करते हैं अपनी कंपनी को कि हमने आपसे लिया तो ये मसाइल हो गए हैं, सबसे ज्यादा मसाइल किस किस्म के आते हैं पंखा खराब हो जाने की सूरत में? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप खुद भी लोगों को बताएं कि भाई अगर आपके क्या कहते हैं वॉट्स कम आ रहे हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो जरा आप इन चीजों को थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दें ताकि आपका पंखा जो है वो खराब ना हो जाए। अच्छा, यहाँ ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। और आपको हैरान कर देगी कि इस पंखे में ये सिर्फ एनर्जी सेवर नहीं है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी खूबी ओके, है। यानी हमारे मुल्क में जिस तरह एनर्जी है, एनर्जी की सप्लाई यानी आप वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप की बात इवन नहीं कर है। यानी 220 वोल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन दूर दराज देहाती एरिया में, सिंध के दूर दराज इलाकों में, वहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट तक भी आ रहे होते हैं। अब वहाँ वो जो एसी कैपेसिटर पंखे वो इतना स्लो हो जाता है, वो गरीब बंदे ने एसी तो लगाया नहीं होता, उसने वो पंखे से गुजारा करना होता है, तो वो बड़ी परेशानी में होते हैं। वो बड़े बड़े फिर वो स्टेबलाइज़र लगाते हैं जी, और जी, जी। थोड़ा, लेकिन ये इस पंखे में ये खूबी है क्योंकि ये इन्वर्टर फैन है, इसमें वो इन्वर्टर है जो सर्किट है ना, वो उसकी खूबी ये है कि उसको अगर 100 वोल्ट आप देंगे, आगे मोटर जो है वो डीसी करंट वाली है, उसने उसको कन्वर्ट करके डीसी पावर देनी है रिक्वायर्ड। सही, वो 100 वोल्ट से लेके इसकी की रेंज है 290 वोल्ट तक। 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक पीछे से आपको वापडा की करंट आ रही है, पंखे की परफॉर्मेंस सेम रहेगी। जबरदस्त। क्योंकि अक्सर जगह पे हमने देखा सर कि अगर छोटे छोटे टर्बाइंस लगी हुई हैं और पानी से जिस तरह बिजली बन रही है, गांव देहातों की मैं बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर ये मसला रहता है कि आपने जाके फ़ोन चार्ज भी किया तो फ़ोन सही चार्ज नहीं हो रहा, चार्जर ख़राब हो रहा है। वहाँ पर अगर हमने ड्रायर लगाया है, हेयर ड्रायर, तो वो भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में इसका मतलब वहाँ पर भी ये पंखे करामद हैं। जी बिल्कुल, ये क्योंकि जब हमने इसको डिज़ाइन किया ना, तो हमने अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये सारी सामने रखी हैं, क्योंकि ये हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, तो इसके लिए हमें अपना सारी ग्राउंड रियलिटी का पता भी था, तो वो सारी चीज़ें सामने रख के इसको डिज़ाइन किया गया। सर वैसे ये अचानक से ख्याल आया था, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि अभी बाहर ममालिक में भी ज़्यादा इस तरह की टेक्नोलॉजी पे पंखे एटलीस्ट नहीं है या कम है, तो ये ख्याल कैसे आया कि अच्छा ये बनाना है, और पाकिस्तान की मार्केट को समझते हुए आपने कहा जी डिज़ाइन करते हैं और इसे लेकर आते हैं मार्केट में? ये जब आपको पता है एनर्जी की शॉर्टेज थी 2010, 11, 12 उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, धड़ाधड़ जनरेटर और यूपीएस और इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, और हम चूँकि फ़ैन इंडस्ट्री में थे तो हमने सोचा कि क्यों ना, जिस तरह ये लाइट्स की दुनिया में इनकलाब आया है, जी जी। तो कोई इस तरह की चीज़ एक्सप्लोर की जाए कि फ़ैन में हमारा नाम आए हिस्ट्री में कि ये खुर्शीद फ़ैन की इनोवेशन है, इन्होंने ये मुतारफ़ कराया। तो हमने इसके ऊपर अग्रेसिवली काम शुरू किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट किए। उस वक्त अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी नोन नहीं थी दुनिया में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए, और जब ये लोगों में मकबूल होना शुरू हुई तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमें भी होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी जब हम आपसे बात भी करें तो हमारी टीम जो है वो साइड विंडो में कुछ विजुअल्स भी दिखा रही है, आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं, कुछ अवार्ड्स भी, आपने कहा ना कि आप बाहर के ममालिक में गए तो वहाँ से भी इस चीज़ को पजीराई मिली। इस इनोवेशन को देखते हुए खुर्शीद फैंस ने मतलब इनके कितने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स अपने नाम के, और कहाँ कहाँ से ये एफिलिएट हुई? थोड़ा सा रिपीट करेंगे? अभी चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी खुर्शीद फैंस ने अपने नाम किए हैं, अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, कुछ विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर प्ले भी किए जा रहे हैं, नाज़रीन को दिखाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ से ऐसे हैं जहाँ पर आपको अवार्ड मतलब इन्हीं के दिए गए हैं इस ज़मीन में कि ये पंखे बहुत अच्छे हैं, या इनमें जिस कैपेसिटी के साथ जो भी सर्किट यूज़ किया गया उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लिए कोशिश तो नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा माशरा ऐसा है कि कोई भी अगर अच्छा काम करे तो उसको ज़रूर सराहा अप्रिशिएट करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों गवर्नर हाउस में भी हमें अवार्ड दिया गया इसके ऊपर, और इसका मतलब है गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सही थे इसको सपोर्ट कर, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आम हो। सर एक चीज़ और भी कि ज़रा खुर्शीद फैंस के ऑलरेडी
फैंस तो मौजूद थे, ये अब नई टेक्नोलॉजी चंद सालों से, तो आप कोई ऐसी पॉलिसी पे लेकर आ रहे हैं कि पुराना पंखा लाओ, नया ले जाओ, नई टेक्नोलॉजी वाला ले जाओ? ये वैसे ना आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो इसमें मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर गवर्नमेंट स्टेप ले तो ये जल्दी रिप्लेस हो जाएं। कोई इस तरह की सब्सिडी दी जाए कि अगर कोई पंखा रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो बंदा जो पंखा रिप्लेस करना चाहता है वो कुछ गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे और वो रिप्लेस कर ले। देखिए सर, आइडिया अच्छा है। हाँ। अल्लाह करे इस पे काम हो जाए। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि वाकई पजीराइतों से मिल रही है और उस पर हम इसलिए भी ज़्यादा बात कर पा रहे थे कि हम सबको ये कोशिश करनी है कि अपने बिजली के बिल में कमी लेकर आए और उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ज़ाहिर है चंद सालों से ये पंखे हमने देखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में रूम कूलर्स भी इस टेक्नोलॉजी पर होंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर है गर्मी में अगर कोई AC नहीं लगा रहा, वो रूम कूलर्स की तरफ जा रहा है, तो अगर इस टेक्नोलॉजी पर रूम कूलर होगा जो कि 2 पंखों की बिजली की खपत करता है, तो वो भी फिर इसी तरह 1 पंखे की खपत कर रहा होगा, जिस तरह हमने इसकी देखा कि 60% जो है आपकी खपत कम हो जाती है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और सेगमेंट होगा मौसीकी से जुड़ा। स्टे ट्यून। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। ऐ जमात मुस्लिमीन, मुमालिक तोपों या हथियारों से या फौजी ताकत से तबाह नहीं होते। ये तब तबाह होते हैं जब ये खुद गर्ज और मफाद परस्त हो जाते हैं। हमारा वक्त आ गया है सारा। अब मैं अब्दुल हमीद से इंतकाम लूंगा तुम्हारा। तुम मुझे दीवाना कहते हो, लेकिन तुम तो दीवानगी से बहुत आगे हो करासू। ये किस्सा आप खत्म ही कर देते हैं। चली चाहिए कि इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। अगर हम महल में अपनी खवातीन की हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी रियासत और अपनी कौम की हिफाजत कैसे करेंगे? एक अमरीकी जहाज हमारी मशीनें लाने वाले जहाज के पीछे है और हमारे जहाज को धमकी दे रहा है। इज्जत पर हमला करने वाले हर दुश्मन को तबाह कर देंगे। हमारे सुल्तान लोगों पर यकीन तो करते हैं, लेकिन कभी किसी के भरोसे पर नहीं रहते। अब्दुल हमीद को जहर दिया है तुमने।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात हम मौसीकी की करेंगे। जब बात मौसीकी की करते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन की करते हैं जहाँ पर क्लासिकल हो, गज़ल गायकी और उसकी तरह लोक मौसीकी भी बहुत ज़रखेज़ है, बहुत पसंद की जाती है। अगर हम कुछ नाम आपके साथ शेयर करें, माई भागी, आलम लोहार, अलन फ़कीर, मंसूर मलंगी, अल्लाह दित्ता, अताउल्लाह ईसा खेलवी, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, ऐसे बहुत से और नाम जिन्होंने बड़ा मकाम बनाया लोक मौसीकी में, फ़ोक गायकी में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज सुबह पाकिस्तान के इस स्पेशल सेगमेंट में हम एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी याद करेंगे, एक ऐसे फोक सिंगर की बात करेंगे कि जिनके वालिद दास्तान गोई में यकता थे। हम बात करें उनकी, जब स्टेज पर आते तो हाजरीन उनको दाद देते और बस फिर शुरू होते दाद देना, फिर रुकते नहीं थे, खूब महसूस होते थे। हम बात कर रहे हैं मरहूम आशिक जट साहब की। आज उनके साहिबजादे अब्बास जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही वो आए उनको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो उनको हम वेलकम करते हैं। शो में अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, की हाल है शुएब भाई? जबरदस्त, मैं ठीक हूं, सुनाओ। आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं, आप पंजाबी बोल सकते हैं, मैं शायद उर्दू में जवाब दे दूं, कहीं ना कहीं जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्विट्जरलैंड में रही है ना जी, अच्छा माशाल्लाह। जिन्हें सब तो पहले तो मैं जनाब जरा साडा अदारा है पीटीवी सर, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है ਅੱਜ मैं ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ पूरी टीम ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ढेर सारी हमें खुद बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। बहुत मेहरबानी, बहुत। और मैं जिस वक्त हम लोग मेकअप रूम में रेडी हो रहे थे तो आप साथ वीवीआईपी रूम में बैठे हुए थे। माशाल्लाह आप टाइम के बड़े पाबंद हैं, जल्दी भी आ गए, तो आपकी ना आवाज हम सुन रहे थे। फिर मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने भी कहा कि जरा आवाज बड़ी प्यारी आ रही है। आपको आवाज आ रही है? वो दीवार साथ है बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने वालों समझ रहा था कि मैंने स्वाय अल्लाह तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन आप देखिए आधा पीटीवी आपको सुन रहा था माशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैं वो जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, मैं वो अपना ज़हन नशीन कर रहा था क्योंकि अपना गाना ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਇਬ भाई बड़ा मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल काम। और फिर ਜਿਹੜਾ फोक है ये तो सब तो कदीमी है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇਗੀ, पैगाम ही पैगाम। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਨੈਕਸ਼ਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈगाम ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈगाम ਬਿਲकुल ਐਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ कि पीर वारिस शाह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। तो उसी से आगाज क्यों ना कर लें? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, लेकिन सच्ची दुनिया अगे वे इनू मौत है, अगली दुनिया नू मौत नहीं। उस हवाले नाल एक शेर मैं हीर वारिस सरकार दे हवाले नाल। अल्फ एक यारी सच्चे रब वाली ते होर यारियां सब खवारियां आने कलमे पाक जे आना विरद कोई हो ते जिस दे विच हकीकतां ओए सारियां आने गौस पाक जे आना ओए पीर कोई ते जिन्ना डुबदियां बेड़ियां तारियां आने वारिस शामियां कर नमाज रोज़ा हो नहीं ते अगे मुसीबतां ओए पारियां आने। खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बहुत ही मीठी आवाज है। हकीकत यही है
यही हकीकत ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਤਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्योंकि इतने असी अख खोली है तो उस हवाले नाल पंजाब सकाफत को अपनी तहजीब को मत जी बेशक ते जरा 2-3 शेर काबिल और कि ओदे अक्कासी की है पंजाब दी। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो होर सजदा जट पाउंदे भंगड़े ते ढोल वजदा। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। क्या बात है। कई रांझे इत्थे मज्जियां चरावदे बेले विच हीर कोलों चूरी खावदे। कई रांझे इत्थे मज्जियां चरावदे बेले विच हीर कोलों चूरी खावदे। खाकी चूरी पी के लस्सी जट रजदा अपना पंजाब यारो होर सजदा। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। बड़ा काबिल गौर शेर कि अपना किसी सियाने का कहना है कि जिहड़ा पंजाब है सोने की चिड़िया है क्योंकि अल्लाह की जात ने इत्थे हर फसल अता की है। बिल्कुल। मतलब अगर मूंजी होवे ते इत्थे, अगर कपाह होवे ते इत्थे, अगर कणक होवे ते इत्थे, मतलब हर चीज़। फिर साढ़े देश पंजाब की एक सुगात है साग ते नाल अपना जिहड़ा मकई की रोटी। तो उस हवाले नाल मैं कहन लगा कि अल्लाह ने की अता किया है। मुंजी सरों कणक कमाद दोस्तों कपाह साडे देश दी सुगात दोस्तों। मुंजी सरों कणक कमाद दोस्तों कपाह साडे देश दी सुगात दोस्तों। पानी जदों खालियां दे विच भजदा अपना पंजाब यारो होर सजदा। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। फिर एक वो वेला होंदा है कि जिहड़ा साडा यानी कि जिहड़ा धरती दा सीना चीरन वाला जिहड़ा जिमींदार है किसान है बिल्कुल वो जिसले 6 महीनों बाद वो पंजाबी च उहनूं कहंदे ने हाड़ी सौनी चुकना कि जिसले अल्लाह दी जात ओहदी मेहनत दा अजर अता करदी है ते वो फिर जिस वेले ओहदे सामने एडा वड्डा बोल लगदा है ना कणक दा तो फिर वो अंदरों शेर हो जाता है और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला दी अता है तो उस वेले उहदे ते की गुजर रही हुंदी है उस हवाले नाल शेर। जदों हुण वाडियां ते मेले लगदे किसान होर घुटदा ए पेच पगदे। जदों हुण वाडियां ते मेले लगदे किसान होर घुटदा ए पेच पगदे। गज जिवें जंगलां च शेर गजदा अपना पंजाब यारो होर सजदा। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो होर सजदा। जट पाउंदे भंगड़े ते ढोल वजदा।
अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। क्या बात बहुत ही है, प्यारा, दिल कर रहा था बहुत बस ही प्यारा। भंगड़ा डालना शुरू कर और दिया मेरे उसने। तो ना जहन में वो चूरी भी आ रही है, लस्सी भी आ रही है, सरसों का साग और मकई की रोटी भी आ रही जी है। जी ये ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ से। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਆਮੀਨ, ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। आमीन। अब ਇਹਨੂੰ कहते सत्ते हैं ना कि खैरान। जब इस तरह की आप कल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। बैठे बैठे जब आप गुफ्तगू कर रहे हो, जब आप गुनगुना रहे थे जी। तब आपने चूरी का जिक्र किया। हमारे यहाँ अब बच्चों को चूरी खिलाने का ना कल्चर बहुत ही कम हो गया है। ब्रेड एंड बटर खा रहे हैं बच्चे, जी, जी, मेयोनीज एंड जी, जैम जी। खा रहे हैं, जबकि उसमें देसी घी, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल और बनी हुई अच्छी ताज़ी गंदम की रोटी वो बहुत ताकतवर होती है। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੌਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹਾਏ। और मेरे ਉਹਨੂੰ अब्बू ਜਦੋਂ बहुत ਮਿਕਸ अच्छी चूरी ਕਰੀਏ ਨਾ, बनाते हैं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਟੋਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੈਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਕਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ जी जी जी। ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ, ਢੋਲ ਸੰਮੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ A to Z ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਸਾਰਾ- ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 4-4 5-5 ਕੈਸਟ ਨੇ A B C D E। ਔਰ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ उसे अद्धा पिंड इकट्ठा होकर चुप बैठा सुन रहा है। ये दास्तान गोई अभी तक उसको उतनी ही पजीराई मिल रही है? आपको लगता है कि माजी में दास्तान गोई को पजीराई ज्यादा मिली? मैं समझना कि हुण ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਜੱਗਾ ਜੱਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੱਡਾ ਸੀ। ਫੱਡਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, 4-4 ਏਕੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਂਦਲ ਭੱਟੀ। ਇਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ PTV ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,
लेकिन मैं समझना कि साड़ी अजे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोमियो जूलियट ਦਾ पता है, लेकिन इन्हां लोगों का नहीं पता। अच्छा, इसमें इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन यकीन जानिए अभी भी इन चीज़ों को पसंद करने वाले बहुत है। शायद हम लोग ये अज्यूम करना हमने शुरू कर दिया कि इस कॉन्सेप्ट को अभी तक पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं पर भी बैठ के जब आप गुनगुनाएं या कोई और सब एंजॉय करते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗਰੀ ਹੈ, ਡਾਂਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੂਰੀਏ ਹਟ ਜਾ, हट जाती है, सुनती है। गल समझो ना कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਆਮਦ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਲੰਮਾ ਗੰਨਾ ਏ ਕਮਾਦੇ ਦਾ ਨੀ ਲੰਮਾ ਗੰਨਾ ਏ ਕਮਾਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ इश्क लगा जिवें नशाए शराबे दा नी जिवें नशाए शराबे दा। ये साडा टिपिकल फोक है। और ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਏ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਈਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਤਨਾ ਜੀ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ उसका भी सवाब है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਫੋਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਦੇਸਣਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। सबसे मुश्किल फैसला यही तो होता है। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁएब भाई, मैं इस चीज़ ਨੂੰ फील करना क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने मैनू भी बेटी अता मैं खुद फील करता हूँ कि मेरी भी बेटी है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ने जिन्हों भी बेटी अता की, अल्लाह पाक ਉਹਦੇ नेक नसीब आमीन आमीन। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਲੋਕੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਓਏ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਓਏ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਓਏ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਓਏ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਕਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ, ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ, ਓਏ ਪੁੱਤਰ 100 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ, ਧੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ
ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਓਏ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ। अगर बेटी ना होंदी तो फिर अगों एक नस्ल भी नहीं सी चल सकती सही बात। इस सिस्टम है कुदरत दा। बिन तियां दे आप रोने लग गई हैं, ये बात ही ऐसी है। ये जहाँ पे भी मैं स्टेज पे भी सुनवाता हूँ ना तो यकीन करे ऐसे लगता है कि हर बंदा ही रो रहा है, हर इंसान, क्योंकि ये रिश्ता ही बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक। बिन तियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे, कौन जम्मेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ोगे। बिन तियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे, कौन जम्मेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ोगे। इनू गुर पीरां भी वड्याया दुनिया ते मान दवाया, इनू गुर पीरां भी वड्याया दुनिया ते मान दवाया। कदे वचारियां गौआं, कदे वचारियां गौआं, कदे चिड़ियां अखवाउंदियां ने पुत वंडाउण ज़मीनां ओए धीआं दुख वंडाउंदियां ने। लोको पुत वंडाउण ज़मीनां ओए धीआं दुख वंडाउंदियां ने। क्या बात, कमाल कमाल, बहुत इतना कि हम तो खुद महसूस हुए इससे, लेकिन जो स्क्रीन के उस पार बैठ के खवातीन सुन रही होंगी, बहुत से भाई, बहुत से बाप, बहुत से बुजुर्ग सुन रहे होंगे, उन्होंने भी यकीनन इसे बहुत एंजॉय किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि है सच है और सच जो है वो असर रखता है। और मैं ये भी जरूर दसना चाहांगा कि जिस दौर दे विच मेरे वालिद साहब ने, आलम लोहार साहब ने, अनैस चंद भट्टी साहब ने, तुफैल नियाजी साहब ने नाम कीते ने, उस वेले शोएब भाई नाम करना बड़ा मुश्किल था सर, उस वक्त मुश्किल था। और अभी आप ये देखें कि वालिद साहब की लेगेसी को लेकर चलना कितना मुश्किल है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी 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 जी, नामवर बाप दी औलाद होना ये ज्यादा मुश्किल है। एजाज अपनी जगह, जिम्मेदारी उससे बड़ी है। जी बेशक, और वो लोग होए ने जिन्हां ने अपनी जिंदगियां अपने फन दे नाम यानी कि वक्फ कर दित्तियां। बेशक। और ऐसा दौर सी कि डोर टू डोर जाके उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है कि एक पासे थिएटर हाजी मोहम्मद आलम लोहार साहब का लगा है, एक पासे थिएटर मेरे वालिद साहब का लगा है, एक पासे अनैस चंद भट्टी साहब ने जिसले हाउस पैक हो जाते सन, फिर वो यानी कि वो अंदरों आवाज़ आती सी कि जी अपना सारे पर्दे ओपन कर दो, आमने सामने खलोते गा रहे हैं। और कदी अवाम नूं आलम लोहार साहब ने खिंच लिया, ठीक है, ते कदी अनैस चंद भट्टी साहब ने जिन्होंने अवाम नूं अपने वल की कि इन्हां दी सब तो वड्डी खूबसूरती ये सी कि ये जिहड़े लोग होए ने ये यानी अपने अपने काम दे कल्ले कल्ले लोग। बेशक। और खूबसूरती इन्हां दी सी कि सब दा अपना अपना अंदाज, सबका अपना अपना अंदाज और मुनफरिद अंदाज, ये नहीं कि एक दूसरे दे नाल टच कर रहे हैं। बिल्कुल इंडिजिनस। सर वक्त बड़ा कम है, हम नाज़रीन से इजाजत लेंगे नाज़रीन से, लेकिन जो अख्ताम करेंगे वो सर से एक रिक्वेस्ट के साथ करेंगे। सोनी महिवाल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। ये साडा वो गाना है कि जिन्होंने मेरे वाले साहब स्टेज ते खलो के गान तो पहले कहते सन कि लो जी मतलब जेड़ा ना सोनी नूं ते घड़े ने डोब दिता सी, पर आशिक जट नूं ते ओदी औलाद नूं तार दिता है। क्या बात। सोनी महिवाल दा दो शेर मैं पेश करांगा, टाइमिंग नूं ध्यान च रखदे हां। ते मेरा सच्ची गल है कि अजे मेरा भी दिल नहीं रजिया, हमारा भी रजिया, तुहाडा भी नहीं ते सुनने वालियां दा भी किसी दा भी नहीं रजिया। इंशाल्लाह ये साडा अपना अदारा है, साडा कौमी अदारा है। अल्लाह पाक इस साडे अदारे नूं पीटीवी नूं दिन दुगनी रात दिन चौगुनी तरक्की देवे। ते सोनी महिवाल सर। ओ पिछली रात सोनी चली यार वल्ले ते चली पीर फकीर तेहा बेली, उस रात हनेर तूफान डाडा ते दिंदा जड़ां थी रुख हिला बेली, सोनी सिर लख मुसीबतां जाल के ते यारो आ गई जे कोल चना बेली, आके वेख्या ते पक्के घड़े दी थां ते अज कच्चा घड़ा पिया होया। सोनी ने घड़े वाल हाथ वधाया,
ਘੜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ। ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਏ। ਸੋਹਣੀ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ। ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ। ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੂੰ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੂੰ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲਦੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਘੋਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਸੋਹਣੇ ਢੋਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰ